सर्जरी के अगले दिन से चल सकते हैं। बिल्कुल। हाउ ट्रू इज दैट? सर्जरी के बाद क्या होगा या सर्जरी में क्या होगा? सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देख रहे हैं आजकल आप देखते हैं, और क्या क्या उपाय आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे घुटने का वियर एंड टियर जो है ये कम हो या धीरे धीरे हो या ना हो? सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका टीबडा हॉस्पिटल के सोशल मीडिया हैंडल पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत टीबडा, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइन सर्जन। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपके स्पाइन से और आपके जॉइंट से जुड़ी बहुत सारी बातें होंगी, आपकी हड्डियों से जुड़ी बहुत सारी बातें हम करेंगे आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। तो पहले तो स्वागत करते हैं डॉक्टर रमाकांत टीबडा का। सर, थैंक यू सो मच, अपना समय आपने हमें दिया। इतनी सारी आप दिन भर इतने सारे पेशेंट्स देखते हैं, इतने सारे सर्जरीज करते हैं। मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज आप एक दिन में कितने पेशेंट्स या सर्जरीज करते हैं टोटल? एवरेज लगभग 70-80 पेशेंट्स डेली का ओपीडी रहता है, जिसमें हमें मतलब ये 70-80 नहीं होता है, डबल होता है, क्योंकि हमें हर पेशेंट को 2 बार देखना होता है। एक बार पहले एग्जामिन करना है, उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ ट्रीटमेंट होता है, फिर उसको दोबारा से उसको रिव्यू करना होता है। तो इट बिकम्स 150, मतलब अप्रोक्स 150 पेशेंट्स हम बोल सकते हैं। तो ये होता है डेफिनेटली। उसके अलावा मेजर माइनर सर्जरीज मिला करके 7 से 8 सर्जरीज हमारी पर डे की होती हैं। तो सर, इतना सारा काम करने के बाद, इतने सारे लोगों को ठीक करने के बाद इतनी एनर्जी और फ्रेशनेस कैसे लाते हैं, पहले तो ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। ब्यूटी, आपके टिप्स, आपके स्किन केयर रूटीन बताइए पहले, ऑर्थोपेडिक की बाद में बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये कुछ काफ़ी हद तक गॉड गिफ्टेड है, जो हमारे जेनेटिक्स बोल सकते हैं वो है। हमारे पेरेंट्स जो थे उन्होंने कुछ जो गुण दिए हैं उसी कारण से कुछ गिफ्ट तो है सर। यू आर अ गिफ्ट। आप जो टीबडा हॉस्पिटल है, इतने सारे पेशेंट्स की आप जांच करते हैं, उनको देख रहे हैं रोज, अपनी परामर्श अपना दे रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी इजी कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। सो यू आर अ गिफ्ट इन योरसेल्फ एंड आपका हॉस्पिटल भी। तो आप इतने सारे जो पेशेंट्स को देखते हैं सर, सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स क्या देख रहे हैं आजकल आप? हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक पेन की होती है, नी पेन, शोल्डर पेन होता है, नेक पेन होता है, उसके बाद में एल्बो पेन और बहुत सारे जॉइंट्स पेन होते हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। सबसे ज़्यादा इसमें जो होती है नी पेन और बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। ओके, सबसे ज़्यादा नी पेन और बैक पेन आपने कहा, तो क्या कारण इसके होते हैं आपके साथ? क्योंकि जब हम काम करते हैं, चलते हैं या फिर बाद में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो लोड जाता है वो बैक में, लोअर बैक पे जाता है, क्योंकि झुकते हैं, उठते हैं, उससे कमर पे लोड जाता है। हम कोई वज़न उठाते हैं तो कमर पे लोड जाता है। हमारी पूरी बॉडी का वेट अल्टीमेटली हमारी कमर पे जाता है। उसके अलावा घुटने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम मूवमेंट करते हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, बैठने उठने का काम करते हैं, तो घुटनों पर लोड भी पड़ता है। तो डेफिनेटली इनके ऊपर लोड पड़ने के कारण से ये भी एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण से उसमें किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम होने के कारण से वो पेन करने लग जाता है। तो क्या एक उम्र के बाद ये होता है, क्योंकि लोड एक समय के बाद तक जब आप उठा रहे हैं तभी इस तरह की समस्या होती है, कि कम एज में भी देख रहे हैं आप आजकल? नहीं, जॉइंट पेन का कई सारे कारण होते हैं। कुछ जॉइंट पेन होते हैं जो अर्ली एज पे होते हैं, बाकी मोस्टली जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है वियर एंड टियर बोलते हैं, जिसको हम उम्र के साथ होने वाली तकलीफ। तो ज़्यादातर 30 ईयर्स के बाद स्टार्ट होती है और मोस्टली 40 प्लस के लोगों में होती है, 40 साल की उम्र के ज़्यादा लोगों में होती है। और उसका कारण काफ़ी हद तक ये है कि समय के साथ घुटने में घिसाव शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी तकलीफ होती है जिनके कारण से तकलीफ हो सकती है। जैसे घुटने में अगर चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, या आपके घुटने में कोई लिगामेंट्स को डैमेज हो जाए, एक मेनिस्कस होता है, गद्दी होती है, उसको नुकसान हो जाए, तो या फिर आपकी कार्टिलेज को किसी तरह से जो चिकनाई वाली जगह होती है उसको नुकसान हो जाए, तो उसके कारण से भी घुटने में दर्द हो सकता है। सर, ये आपने जो मॉडल्स रखे हैं इसमें आप दिखाना चाहेंगे वो? श्योर, बिल्कुल। जैसे एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है आपके घुटने का। ये एक नॉर्मल जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर आपकी ये घुटने के नीचे की हड्डी है और ये घुटने के ऊपर की हड्डी है। ये हड्डी जो होती है, इसके ऊपर जो नीला वाला भाग जो आपको दिखा रखा है, ये अपनी कार्टिलेज होती है, चिकनाई वाली जगह बोलते हैं। जैसे हम बियरिंग बोलते हैं, मशीन के अंदर बियरिंग होते हैं, उनके अंदर ग्रीस वाला जो पार्ट होता है वो कुछ हद तक ये वाला वो ग्रीस वाला पार्ट है। वैसा सेम इसके अंदर नीचे वाली हड्डी पे होता है, ताकि ये आराम से मूवमेंट कर सके और ये आपस में रगड़ नहीं खाएँ और हमारा चलना फिरना स्मूथली होता रहे। इसके अलावा इसके अंदर डिस्क होती है, मेनिस्कस होते हैं, जो एक तरह से शॉकर का काम करते हैं, ताकि ये हड्डियाँ आपस में जब हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं या कूदते हैं, तो उनके आपस में रगड़ खाने से वो बच सके। तो इसमें जब टाइम के साथ में जब हम बार बार मूवमेंट होते हैं तो ऑब्वियसली कुछ फ्रिक्शन होगा, घिसाव होगा,
घिसाव के बाद में एक टाइम के बाद में इनके अंदर ये चिकनाई वाली जगह खराब होने लग जाती है। जब ये चिकनाई वाली जगह खराब होती है तो उसके साथ में कुछ और चीज़ें होती हैं जो घुटने की परेशानी बढ़ाती हैं। होने को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बट वो अपने लिए एक पेन का कारण भी बनता है। जैसे ये घुटने में आप देख रहे हैं कि रेड वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से कार्टिलेज हट गई है, और अब इसके बाद में इसके अंदर ये हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है साइडों में। ये जो दिख रहे हैं छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े होते हैं, ये बनने लग जाते हैं जो मूवमेंट में रुकावट करते हैं। इसके साथ आसपास की मसल्स को, जो लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। और आसपास जो हमारी नर्व्स होती हैं जिनके कारण से हमें पेन फील होता है, उन नर्व्स को इरिटेट करने लग जाते हैं, उनको परेशान करने लग जाते हैं। तो इस कारण से हमारे घुटने में दर्द होता है, सूजन आती है और जकड़न शुरू होती है। तो सर क्या ये सबको हो सकती है, मतलब क्या सब लोग प्रोन हैं ये जो प्रॉब्लम आपने बताई है होने के? इसका नाम है कुछ टर्मिनोलॉजी इसकी? इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मीन्स जॉइंट का घिसाव, एक मतलब साइंटिफिक टर्म है। घुटने के घिसाव को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो क्या ये सबको हो जाता है 30 के बाद? समय के साथ हर किसी को होना कुछ हद तक शुरू हो जाता है, बट सबको नहीं होता। जो 80+ होते हैं उनमें आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 50 to 70% लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। और 50 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धीरे धीरे तकलीफ बढ़ती जाती है। कुछ लोगों में मतलब एंड तक उनको तकलीफ को इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें खास करके जो लीन एंड थिन होते हैं, पतले लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, जो शुरुआत से बचपन से काफ़ी मेहनत करते आए हैं, या जिनकी जेनेटिक्स, मैं खुद बताना चाहूँगा हमारी जेनेटिक्स कुछ ऐसी है कि हमारे परिवार में किसी को घुटने में घिसाव नहीं है। तो ये कुछ जेनेटिक्स का फ़र्क भी पड़ता है, और एक्सरसाइज का मेहनत का चेक भी करते रहते हो? हाँ, मैं चेक करता रहता हूँ मेरा घुटना कैसा चल रहा है। सर अगर ऐसे कुछ भी महसूस हो, घुटने में दर्द हल्की सी भी महसूस हो, तो क्या करना चाहिए एक व्यक्ति को? ऐसे वॉकिंग करना एक अच्छा उपाय हो सकता है, ऐसे अपने घुटने हेल्दी बने रह सकते हैं। और क्या क्या उपाय आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे घुटने का वियर एंड टियर जो है ये कम हो या धीरे धीरे हो या ना हो? बिल्कुल, वेयर एंड टेयर को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने घुटने को हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने में सबसे पहले जैसे आपने बताया कि वॉकिंग रेगुलर करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग आपके लिए बेनिफिशियल है। स्लो वॉकिंग या जो नॉर्मल वॉकिंग है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। नुकसान नहीं है, पर डेफिनेटली बेनिफिट थोड़ा कम होता है। ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, ये बेनिफिशियल रहती है। और इसके अलावा जो आपकी मसल्स है, घुटने को सपोर्ट देने वाली जो मसल्स हैं वो मजबूत होनी चाहिए। इनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, जो थाई की मसल्स होती हैं, ये मजबूत होनी ज़रूरी है। ये मजबूत रहेंगे तो आपके घुटने पे लोड बहुत कम जाता है और ये प्रोटेक्ट करती है घुटने को। और उसके अलावा आपका वेट डेफिनेटली कम रहना चाहिए। जितना वेट ज़्यादा जाएगा घुटने पर, उतना ही आपके घुटने को वेयर एंड टियर या घिसाव की तकलीफ बढ़ेगी। इसके साथ अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किसी लोगों को कहीं गठिया होता है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या अलग अलग तरह के आर्थराइटिस होते हैं, तो अगर आपको आर्थराइटिस पहले से है, गठिया जैसी बीमारी है, तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहें। अगर उसका ट्रीटमेंट नियमित चल रहा है और आपके घुटनों में उसका असर नहीं है, तो आपके घुटने लंबे चलेंगे। अगर आपको घुटने में इस तरह की, अगर आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो फिर आपके घुटने बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको चोट लगी है या आपके घुटने में लिगामेंट को नुकसान हुआ है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो उसका बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट हो गया तो आपका घुटना वापस नॉर्मल हो जाएगा, अदरवाइज इसमें बहुत जल्दी आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को एसीएल इंजरी होती है, लिगामेंट इंजरी होती है, या पीसीएल इंजरी है, मेनिस्कस इंजरी है। ऐसे लोग जैसे यंग एज में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से हो जाती है इंजरी, उसको नेगलेक्ट कर जाते हैं, तो 5-7 साल में उनके घुटने बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हो सकता है 30-35 की एज तक पहुँचते उनके घुटने में दिक्कत हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घुटने के लिए नॉर्मल व्यक्ति जो हैं उनको ध्यान रखने की, एक तो एक्सरसाइज रेगुलर करें, अपना वज़न बढ़ने से रोकें, और हेल्दी डाइट, कैल्शियम रिच डाइट लें, और मसल्स की एक्टिविटी जो एक्सरसाइज हो सकती हैं वो करते रहें। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेज़, सबसे पहली चीज़ जैसे बताया कि उम्र के साथ घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो हम गठिया बता रहे थे अभी, वो गठिया एक कारण है। उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस होता है, जो कोई भी चोट लगने के बाद में घुटने में अगर घिसा होता है। तो सबसे मेन 3 ये कारण होते हैं। उसके अलावा कुछ रेयर कारण और भी होते हैं, जो क्रिस्टल आर्थरोपैथीज होती हैं, या फिर बाद में गठिया जैसी कुछ और बीमारियां होती हैं जिनके कारण से घिसा हो सकता है, या फिर आपके बॉडी स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है तो उसके कारण से भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो सर अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कब हमें दिखाना चाहिए, डॉक्टर का परामर्श ले लेना चाहिए? अर्ली सिम्टम्स इसके क्या हैं जो हम आपके डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और किस तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं? क्या सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है?
नहीं, सर्जरी एकमात्र ऑप्शन नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि आपको क्या तकलीफ़ होगी जिससे आपको पता चले कि घुटने में परेशानी हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो जब आप बैठने उठने में आपको अगर घुटने में दर्द होने लग जाए, सामने की तरफ अगर दर्द होता है या घुटने में अंदर की तरफ दर्द होता है, तो इसका मतलब आपके घुटने में परेशानी शुरू हो गई है और आप उसका टाइम से ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि घुटने में घिसाव जब शुरू होता है तब अगर हम उसको ट्रीटमेंट सही से ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक इस तकलीफ़ से आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इसको पूरी तरह से हम ठीक नहीं कर सकते अगर एक बार तकलीफ़ शुरू हो गई तो, पर उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हैं, मेडिसिन हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है और कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जो इसको बचाव कर सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि घुटने में जब आपको बैठने उठने में तकलीफ़ हो, दर्द होने लग जाए, सूजन आ जाए या फिर आपको जैसे कुछ आवाज़ आने लग जाए या कुछ ऐसे लगे कि बैलेंस सही नहीं हो रहा घुटने का या घुटने बेंड होने लग जाएं, आपका घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है या बेंड हो रहा है, तो ये सब चीज़ें लक्षण है इस चीज़ के कि आपके घुटने में परेशानी हो रही है और उसका आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सर, ऑपरेशन की और सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें ऑब्वियसली कभी ना एक लेवल के बाद, और भी आप सर्जरीज और ऑपरेशंस करते हैं, मतलब स्पाइन सर्जरी भी आप करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी शोल्डर रिप्लेसमेंट आप सब करते हैं। बिल्कुल। तो सर्जरी और ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है, इसका नाम सुन के बड़ा डर सा लगता है। बिल्कुल सही बात तो है। आई एम श्योर बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे बहुत क्वेश्चंस लेके कि सर्जरी के बाद क्या होगा या सर्जरी में क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कैसे वो डर दूर करें अपना, क्या होता है प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर? बिल्कुल, मतलब मैं खुद स्वयं की बात करूँ तो मुझे भी इंजेक्शन से काफ़ी डर लगता है, तो ऑब्वियसली किसी को भी डर लगता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। पहले मैं आपको बाकी ट्रीटमेंट्स के बारे में एक बार बताना चाहूँगा। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर स्टार्ट होता है तो जैसे आपको बताया मैंने, मेडिसिन हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह हैं, उसके अलावा इंजेक्शंस होते हैं। हमारे पास कुछ तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे चिकनाई का इंजेक्शन होता है, एक बॉडी के हम ब्लड से एक पार्ट बना करके इंजेक्शन लगाते हैं जो कार्टिलेज को वापस बनाने में हेल्प करता है, वो इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऑस्टियोटोमीज होती हैं, हड्डी को बैलेंस से अगर हड्डी सीधी हो गई तो उसको सीधा करने का एक प्रोसीजर होता है। ये सब चीज़ें घुटने के जो लास्ट ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट की, उससे पहले के ट्रीटमेंट हैं। इनसे हम काफ़ी हद तक इस ऑपरेशन को डिले कर सकते हैं। पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, पर हाँ हम ऑपरेशन को डिले कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपकी उम्र 40-45 साल है, 50 साल है और आपको घुटने में तकलीफ शुरू हो गई है, आप नहीं चाहते कि आपका रिप्लेसमेंट कराया जाए, तो उसमें ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और दूसरा ये कि आपने पूछा कि अगर पेशेंट्स ऑपरेशन कराते हैं तो उनको डर होता है, तो डर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन काफ़ी सेफ़ है और 100% ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है इसके। हमारे सेंटर पर हम रेगुलर ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं पिछले 15 वर्षों से सीकर में सेवाएं दे रहा हूँ और मेरा पहला ऑपरेशन मैंने 2009 में किया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। वो पेशेंट भी मेरे पास काफ़ी बार आ चुके हैं और उन्होंने अपने काफ़ी रिलेटिव्स का ऑपरेशन भी करवा लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन काफ़ी रिस्की है या कुछ इसमें नुकसान हो सकता है या आप घुटना जाम हो सकता है या आपके चलना फिरना कम हो सकता है। कोई भी चिकित्सक आपका इलाज आपके बेहतर होने के लिए करता है, आपको और अच्छा करने के लिए, आपकी तकलीफ को सुधारने के लिए। तो कभी भी हम ये नहीं चाहते कि पेशेंट जो चलता फिरता हमारे पास आया है वो बिस्तर पे आ जाए। तो मैं चाहूँगा आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपको घुटने में तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको ऑपरेशन कराना चाहिए। ये वो ज़माना नहीं रहा जब हम कहते थे वाजपेयी जी का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा। अब इतनी अच्छी उन्नत तकनीक आ गई है कि हमारे पास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है और वैरायटी ऑफ जॉइंट्स अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी इसके अंदर टेक्निक्स हैं हमारे पास जिनसे आपको 100% रिजल्ट मिलता है। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है और आई एम डूइंग मीन्स ऑलमोस्ट हर महीने हम 10 से 15 ऑपरेशन करते हैं कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, जो सिर्फ नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ और काफ़ी सक्सेसफुल जाते हैं। एक पेशेंट जो करा चुका है उसको पता है कि उसको सक्सेस कितनी अच्छी है। मैं आपको उसके रिजल्ट भी शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। श्योर, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। सर, ये जो आपने यहाँ पे मॉडल रखा है इसमें आपने ये बताया है कि ये हमारे नॉर्मल नीज ऐसे होते हैं, फिर ऐसा खराब होके ऐसे हो जाते हैं, फिर ये है जो सर्जरी के बाद ये भी बिल्कुल मैं आपको बता रहा था अभी कि जैसे ये आर्थराइटिस का जॉइंट है, तो इसमें जब ये हड्डी बढ़ जाती है और ये ख़राब हो जाती है तो हम इसका डैमेज पार्ट जो है, ख़राब वाला हिस्सा है, उसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह पर हम एक आर्टिफिशियल जो बोन मेटालिक जॉइंट होता है वो हम लगा देते हैं। दोनों साइड में लगता है और बीच में एक स्पेसर होता है जो एक तरह से शॉकर का काम करता है और वो
फ्रिक्शन भी रोकता है। तो ये जॉइंट लगने के बाद में आपको नेक्स्ट डे आप चल सकते हैं। बहुत सक्सेसफुल जॉइंट होते हैं और इसकी एज भी काफ़ी अच्छी है। मान लीजिए हम कहते हैं 30 साल तक ये 80% लोगों में सक्सेसफुल है, तो काफ़ी अच्छी सक्सेस है। और मैं मानता हूँ कि 50 साल की उम्र में अगर आप ऑपरेशन कराते हैं तो आप कह सकते हैं कि 80-90 साल की उम्र तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो हम आज कह रहे हैं, हमें ऐसा डाटा है नहीं कि हमारे पास कि हम 40 साल 50 साल वाला डाटा कह सकें, क्योंकि ये ऑपरेशन पिछले 30 साल से ही लगभग होने शुरू हुए हैं। और उसमें भी अब जो जॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं वो लगभग पिछले 10 साल में ही आए हैं, तो उनका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। तो इस बारे में आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है। सर ये जो रिकवरी की अगर हम बात करें, आपने कहा कि अगले दिन से ही चल सकता है व्यक्ति, सर्जरी के अगले दिन से चल सकता है, हाउ ट्रू इज दैट? लाइक इट्स 100% ट्रूथ। मतलब हम ऑपरेशन के बाद हम 12 घंटे बाद में पेशेंट को खड़ा करके चला सकते हैं। और मोस्टली हम 24 आवर्स पेशेंट्स को थोड़ा रेस्ट पे रखते हैं, उनको लेटे लेटे में कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं ताकि उनका जॉइंट सफल रहे। और उसके बाद नेक्स्ट डे उनको हम खड़ा कर देते हैं, ऑपरेशन के नेक्स्ट डे चलाते हैं। 2-3 दिन हम उनको हॉस्पिटल में रख करके उनको पूरी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। वो आराम से अपने आप चल करके टॉयलेट में बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, उठ करके वापस अपना वॉकिंग कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद में जब वो कंफर्टेबल हो जाते हैं तब हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। राइट सर, आई एम श्योर इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है और कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सर कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये? आई एम श्योर बहुत सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें भी आपका हो रखा है टी-ब्लॉ हॉस्पिटल में, उसके अंदर भी इलाज होता है, उसके बारे में भी आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल। कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि एक व्यक्ति अगर अपना डेली रूटीन नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पाता है और वो हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको अगर हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लाते हैं, वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी करना शुरू कर सकता है, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस ट्रीटमेंट की वैसे तो देखा जाए तो कोई कॉस्ट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली इसकी हर ट्रीटमेंट की कॉस्ट है हमारे यहाँ जो पेशेंट आएंगे उनके लिए। बट आज के टाइम में आपको बताऊँगा कि हमारे पास 90% पेशेंट्स हैं वो कैशलेस ट्रीटमेंट कराते हैं। कैसे? सरकार ने आपके लिए आयुष्मान योजना स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर ये ऑपरेशन निःशुल्क है, आप उसमें बिल्कुल जॉइंट ऑपरेशन करा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की RGHS स्कीम है राज्य कर्मचारियों के लिए, जो रिटायर्ड फौजी भाई हैं उनके लिए ECHS स्कीम है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद का रखते हैं, तो उसके अंदर भी ये ऑपरेशन इंक्लूडेड होता है, तो करवा सकते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि इन सब स्कीम्स में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और काफ़ी हैप्पीली लोग यहाँ से करवा कर जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कॉस्ट इज़ ए मैटर फॉर देम। सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट है। चिकित्सा फ्री ऑफ कॉस्ट ही होनी चाहिए, वो हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है और आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। तो एक बार फिर से आप धन्यवाद के पात्र हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच। कुछ और कहना चाहेंगे आप, कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, अगर आपको घुटने में परेशानी है, अभी आज क्योंकि घुटने के टॉपिक पर हमारा डिस्कशन हुआ है, तो घुटने में अगर परेशानी है आप जल्द से जल्द अपने चिकित्सक से संपर्क करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, कोशिश करें आपके घुटने को बिना ऑपरेशन के आप ठीक हो जाएं। लेकिन अगर आपको कभी तकलीफ़ इतनी बढ़ जाए कि आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ रोज़ाना के काम में दिक्कत आने लग जाए, तो ज़रूर ऑपरेशन करा लीजिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है और आप उसके ऑपरेशन के बाद में अपने आप को फिर से 10-15 साल जवान मानने लग जाएंगे, ये मेरा वादा है। बाकी आपने अपना स्किन केयर रूटीन नहीं बताया, नहीं तो हम भी 10-15 साल और जवान हो जाते हैं। थैंक यू सो मच नेक्स्ट टाइम के लिए। टॉकिंग टू अस सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।